नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी में जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर इनका निपटारा भी किया गया। कार्यक्रम में लगभग 150 शिकायतें रखी गई थी, जिनका निदान मौके पर ही किया गया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में अब तक 5 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की शिकायतों को सुना गया है, उनका समाधान किया जा चुका है। आज ये छठा कार्यक्रम है। हरियाणा सरकार हर वर्ग का एक समान विकास के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। साथ ही समय समय पर जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए तमाम मंत्रियों से लेकर खुद मुख्यमंत्री भी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक, जनता दरबार या जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल चरखी दादरी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान कर उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जनसंवाद कार्यक्रम सरकार आपके द्वार की एक पहल है, ताकि मौके पर जाकर ही शिकायतों का निवारण किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 5 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। आज ये छठा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बढ़ते हुए हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना ही सरकार का ध्येय है और ये तभी संभव होगा जब नागरिकों का जीवन सुगम होगा। प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नागरिकों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं व शिकायतों के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय तक आना पड़ता था। उस समय यह ध्यान आया कि क्यों न ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिससे लोगों को समस्याओं के समाधान को लेकर चंडीगढ़ न आना पड़े और हर समस्या का निदान भी त्वरित संभव हो सके। इसी सुशासन के संकल्प के साथ ही राज्य सरकार ने सीएम विंडो की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आम जनता से संवाद स्थापित करने के लिए सीएम विंडो कारगर साबित हो रही है। अब तक सीएम विंडो के माध्यम से 13 लाख से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 90% से ज्यादा शिकायतों का समाधान किया गया है। भाई ये इनके मैन होल खुले पड़े हैं, नहीं क्या चोरी होते रहते हैं? तो अब कब तक ये सारी स्पेयर व्यवस्था रखते हैं ना मैन होल? अच्छा तो कनेक्शन बिना परमिशन लगाया सारा खत्म कर गए, सारी चीजें था। अरे बिल नहीं, अगर कनेक्शन 20 साल का कनेक्शन है, सुनाओ जी इनके कनेक्शन का क्या 20 साल पुराना चल रहा है? हैंड पंप है क्या? दूसरा पंप है कौन सा? अरे भाई अब एक जना डली है, कौन सी डली है? इनको जरा मौका, इनको मौका मुआयना करा दो। पुराने वाले में तो जितना है उतना दे ही रहे हैं। सुन तो लो, इतना काम दादरी का नहीं है कि एक पूरी मशीन आपको 3-4 करोड़ रुपए की दी जाए। 4 करोड़ में लगता है उस पर, तो इसलिए जोड़ेंगे तो किसी शहर के साथ। अभी जुड़ी हुई है भिवानी के साथ। भिवानी में से 7-8 दिन आती होगी, यहाँ आती कि नहीं आती? अरे आती है कि नहीं आती? 7 दिन में नहीं खुलता। अच्छा आपको परमानेंट अगर महीने 2 महीने के लिए सारा खोलने के लिए दे दिया जाए, बाद में 7 दिन काम चलता रहेगा। तो कहीं ऐसा कोई शहर है जहाँ 2 मशीनें हो? एक शक्कर मशीन 2 महीने के लिए परमानेंट दे दी जाए ताकि सारे सीवरेज एक बार के खुल जाए। बाद में मंथली 7 दिन भी आती रहेगी तो चलता रहेगा। एक बार 2-1 महीने के लिए एक मशीन यहाँ भिजवा देंगे। नहीं उस वो वाटर जो वाटर अथॉरिटी के अंतर्गत है, क्या है वो? तो अगर नहीं डालने दे तो नया 1 एकड़ का खुदा के, हाँ 1 एकड़ नया खुदा के और उसमें ड्रेन आउट करना शुरू करो। तो उसी लाइन को डाइवर्ट करके आसपास जहाँ पंचायती जमीन है 1 एकड़ में खुदाना शुरू करो। पहले आधा खोदो, आधा खुदवा के उसमें डालना शुरू करो, फिर बाद की आधा खोदो तब उसको कंप्लीट करो।
और जल्दी कितने दिन में हो जाएगा जेसीबी वगैरह लगा के? इसके लिए भी आपको टेंडर निकालना पड़ेगा, मनरेगा से कराओ। जमीन तो पंचायती जमीन क्या पंचायत लिख के दे देगी? पंचायत लिख के दे देगी ना? हाँ, तो पंचायत से प्रस्ताव पारित करा के उसमें डालना शुरू करो। किस बात की इंक्वायरी है? आपकी पेंशन का विषय है, बताओ भाई इनका विषय क्या है? पकड़ो और इन्हें निकालो और इनका हल। चलिए ठीक है, अब हो गया ना, तो इतनी बात बताओ कि इसने एफडीओ 3 दिन पहले दे दिया, 5 दिन में काम हो जाएगा, फिर बहस काय को करनी? चलो जाओ। वहीं सीएम के सामने फरियाद लेकर आए एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया और बताया कि कैसे उनकी परेशानी का समाधान सीएम मनोहर लाल की तरफ से करवाया गया था। मेरा एसएसआईडी से सिलेक्शन हुआ था और 11 महीने से उस चक्कर कटा रहे थे, ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। लेकिन आज एक आस लेकर सीएम साहब के पास आया था और उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसला किया है। आज फ़ोन आया एसएसआईडी से और बोले कि 2 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, कल आप आ जाओ ऑफिस में, आपकी सभी तैयारियां पूरी हैं, सिर्फ ज्वाइन करना है। ऐसी क्या कमियां बताई जा रही थी? सर कोई कमी नहीं थी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके थे नवंबर में, पर पता नहीं क्या दिक्कत थी, वो क्यों नहीं ले रहे थे, कुछ नहीं कह सकते। अंदर वो जाने भी नहीं दे रहे थे। बोले कि अगर कोई ज्वाइनिंग का बंदा आता है तो उसे अंदर ना आने दिया जाए। तो पहले आप अधिकारियों के पास वहाँ पे गए थे? गया था, हर महीने जाता था मैं, दादरी से पंचकुला जाता था, 2 दिन का टाइम लगता था, हर महीना गया। पीएन को बोल के मना कर दिया था कि जो ज्वाइनिंग वाले बंदे आते हैं उनको अंदर मत आने दिया करो। तब लास्ट बार सीएम साहब के पास आया था। तो अभी सीएम साहब ने फ़ोन किया है या किस प्रकार से किया? सर पीछे से कोई आईएएस अधिकारी उनसे करवाया होगा, तो तुरंत मेरे पास फ़ोन आया था। तो अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल चरखी दादरी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में लगभग 150 शिकायतें रखी गयी, जो सिंचाई विभाग, विकास एवं पंचायत, पुलिस, स्वास्थ्य, शहरी स्थानीय निकाय, जन स्वास्थ्य, बिजली निगम आदि से संबंधित रही। मुख्यमंत्री ने एक एक शिकायतकर्ता को ध्यान से सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधायक सोमवीर सांगवान सहित अलग अलग विभागों के अधिकारी और शिकायतकर्ता मौजूद रहे। मनोहर लाल। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार का दौरा किया था और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हवाई अड्डे पर चल रहे काम का हवाई सर्वेक्षण किया, तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं का भी समाधान किया। इसके बाद सीएम ने कृषि मेले को भी संबोधित किया। मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार का दौरा किया और शहर के हवाई अड्डे पर चल रहे काम का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण करते हुए एयरपोर्ट के चल रहे कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। साथ ही शेष कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। सीएम ने हिसार एयरपोर्ट पर चल रहे कार्य का निरीक्षण करने के बाद हिसार में जनसंवाद कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम जनता के मन की बात जानने का एक बड़ा माध्यम है और हिसार में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के साथ ही शेष समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में कृषि विकास मेले में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा कृषि के साथ साथ कई क्षेत्रों में नंबर 1 है और हमें हर क्षेत्र में हरियाणा को नंबर 1 बनाना है। साथ ही किसान भाइयों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जहर मुक्त खेती को अपनाएं, प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें। सरकार हर तरह से किसानों की मदद कर रही है। हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनका संगम तो है ही है। मैं एक चीज और जोड़ा करता हूं हरियाणा के बारे में कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और जय पहलवान।
हमारे हरियाणा का एक विशेष हमको एक उपाधि प्राप्त है कि ये खेलों का प्रदेश है। और हमारा ग्रामीण क्षेत्र जहां हमारा किसान रहता है वहां हमारा जवान भी है, हमारा पहलवान भी है। देश और दुनिया में हमको एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज इस अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को, बहनों को, कृषि वैज्ञानिकों को और इस मेले के आयोजक सभी बंधुओं को, हमारे कृषि विभाग को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है। आप लगातार 3 दिन से यहां अपनी चर्चा, अपने सब वैज्ञानिक मिलकर के सेमिनार्स कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। अब सब चर्चा की मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि हर विषय पर, छोटे बड़े विषय पर आपने चर्चा में भाग लिया होगा और उसमें मन में विचार बहुत है आपके सामने रखने के, लेकिन समय की मर्यादा है। मुझे पहले कहा गया था कि क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा 2:30 बजे 2 बजे शुरू होना था, तो लगभग 45-50 मिनट की 1 घंटे की बात आप जरूर रखना। लेकिन चूंकि लेट इतने हो गए, लगभग 5 बजने को है। वैसे तो अपील की गई है कृषि मंत्री जी के द्वारा के 6 बजे तक अपना रुकने का मन बढ़ा के आना, लेकिन मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा। बहुत थोड़े समय में केवल विषयों का उल्लेख करूंगा और मैं मानता हूं कि उस विषयों को उल्लेख करने के बाद आप तक वो योजनाएं पहले से पहुंची हुई होंगी, नहीं तो कुछ नई बातें अगर आएंगी वो आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी। इस प्रकार के मेले में भी प्रदर्शनियां बहुत लगाई जाती हैं, बहुत स्टॉल लगाए जाते हैं, बहुत साहित्य बांटा जाता है। ये सब नई जानकारियां पूरे हरियाणा में देने के लिए हर वर्ष ये मेला लगता है। तो इस वर्ष के मेले में मुझे आपके बीच में आने का बड़ा सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि हरियाणा जो है ये कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कृषि का अगर कहीं जो भी स्वरूप छोटा बड़ा शुरू हुआ, वो हल चलाने का सबसे पहला प्रयोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाराजा कुरु ने किया था। कुरु से पहले ऐसा कहते हैं हल चलाना किसी को आता नहीं था। उन्होंने हल बनाया होगा, उसको चलाने के लिए पता नहीं उसमें बैल जोते होंगे या आदमियों को कहा होगा कि आप ही चलाओ, लेकिन सबसे पहला खूड निकालने का काम महाराजा कुरु ने किया था और तब से खेती, उसका इतिहास हमको मालूम है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। हरियाणा कृषि का एक प्रकार से एक केंद्र है। कृषि आत्मनिर्भरता का एक श्रेय हमको मिलता है। जब देश में अन्न की कमी हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्न कम है, एक समय का भोजन छोड़ना शुरू कर दो। देश की जनता ने उनकी अपील के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं छोटा था, हमको याद है कि हर सोमवार को बहुत से लोग सोमवार की रात को भोजन नहीं करते थे। एक प्रयोग शुरू हुआ, प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाना, अन्न की खपत थोड़ा कम करो। लेकिन वहीं पर किसानों ने संकल्प लिया कि हम कृषि का जो हरित क्रांति का जो काम शुरू हुआ, वो उस समय का जो पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही था, यहां से शुरू हुआ। सारे देश को हमने अन्न खिलाया, सारे देश के लोगों का पेट भरने का काम हमने किया और अन्न इतना ज्यादा पैदा हो गया कि हमने दुनिया को भी अन्न देना शुरू कर दिया। जो देश इंपोर्ट करता था, उस समय गेहूं कौन सी क्वालिटी थी, रशिया से आती थी, 420 क्या था, 420 किसी को पता है क्या? गेहूं की क्वालिटी बताइए पुराने लोग। 306 भी नहीं था। मुझे याद है कि रशिया का लाल गेहूं आता था। हमने उसको बंद किया, फिर हमारा गेहूं अच्छी क्वालिटी पैदा हुई, उसके बाद हमने दुनिया को गेहूं देना शुरू किया। तो आत्मनिर्भरता का एक काम उसने जब हमने शुरू किया, तो उस समय भी हमारे प्रदेश का 80% 70% जनता कृषि पर निर्भर थी। जमीनों का जो हमारा जो आकार था वो बड़ा था। बाद में धीरे धीरे कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री का बोलबाला हुआ, बहुत लोग कृषि में आ गए और कृषि के बाद फिर सेवाओं के काम शुरू हुए।
आईटी का काम आगे बढ़ा, शिक्षा क्षेत्र आगे बढ़ा, स्वास्थ्य में अच्छे अच्छे अनुसंधान हुए, सामाजिक सुरक्षा के कई काम आगे बढ़े, सेनाओं में हमारे लोग जाने लगे। तो जो 70% जनता कृषि पर निर्भर थी, बाकी विषयों में जाते जाते हमारी वो जनता घटते घटते आज 48% परिवार वो कृषि पर निर्भर है। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि के अंदर इतने सारे लोगों की अब खपत, उतना निर्भरता, उतने लोगों की आमदन नहीं रही है कि उसके ऊपर पालन पोषण हो सके, तो बाकी चीजों पर भी हम आगे बढ़े। हमारा प्रदेश कृषि में नंबर 1 था, लेकिन आज कृषि के अलावा अगर उद्योग शुरू हुआ है तो उद्योग में नंबर 1 है। कृषि हमारे जो जवान हैं, देश की रक्षा करने के लिए हमारी 2% आबादी है, लेकिन जवान हमारे 10% यानी डिफेंस में है, उसमें भी हम नंबर 1 पर है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कृषि को छोड़ना नहीं है। कृषि हमारी आर्थिक जो निर्भरता है, उस पर कृषि की निर्भरता कम करके बाकी चीजों में आगे बढ़े, क्योंकि कृषि की कठिनाइयां 2-3 कठिनाइयां पैदा हो गई है। एक कठिनाई पैदा हो गई कि जोत छोटी हो गई है। जो पहले 5 एकड़ 6 एकड़ की जोत थी, अब किसान की जोत 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ रह गई। परिवार बढ़ रहे हैं, जमीन उतनी है, बंटवारे हो रहे हैं, उसमें किसान का गुजारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक समस्या और पैदा हो गई कि खेती को बढ़ाया हमने, केमिकल उत्पाद, यूरिया, पोटाशियम, डीएपी, इससे क्वालिटी अनाज की वो दूषित हो गई। और ये जो पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता था, अनाज पैदा करता था, इस अनाज के खाने के बाद साथ साथ बीमारियां बढ़ गई, कैंसर के रोग बढ़ गए, तरह तरह के केमिकल्स, वो या तो पानी में जो मिलते थे, पानी खराब हो गया, बीमारियां कैंसर की खूब बढ़ी, लोग बीमार रहने लग गए। तब ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का जो अन्न था उसमें केमिकल नहीं थे, उससे ये रोग नहीं बढ़ते थे। ऐसे ही एक संकट आ गया पानी का। पानी हमारा अपना नहीं था, क्योंकि पानी के स्रोत या तो पंजाब में है या यूपी में है। हमारे यहां तो पहाड़ में एक भी नदी आती नहीं है, यमुना से थोड़ा सा पानी मिलता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भी जो हमारी खेती बंजर जमीन की थी, वहां भी पानी वाली फसलें होने लग गई। यहां धान लोग उगाते नहीं थे, धान में 2 पैसे की आमदन अच्छी थी, उसमें पानी ज्यादा खपत होने लग गई। और कहीं कहीं पानी की डूब शुरू हो गई, क्योंकि विकास के काम शुरू हुए, सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, शहर बन गए। जो पानी आसानी से निकल करके नदियों में चला जाता था, नालों में चला जाता था, वो पानी रुकने लग गया, उससे वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, जमीन खराब होनी शुरू हो गई। तो ये 3-4 संकट हमारे हैं। इन संकट में से हमको निकलना है। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है, तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता, उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। इसलिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जोत तो बढ़ा नहीं सकते, जोत उतनी रहेगी। परिवार की आमदन बढ़ रही है, परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी आमदन बढ़ाने के लिए खेती के अलावा कुछ और काम करने पड़ेंगे।
मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो, जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से भ्रष्टाचार को लेकर भी कड़ा संदेश दिया और कहा कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल है। अगर भ्रष्टाचार में मनोहर लाल का भाई भी फंसेगा तो वो जेल जाएगा। इसके अलावा ई टेंडरिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई टेंडरिंग प्रणाली को पारदर्शिता के लिए लाया गया है और ज्यादातर सरपंच इस प्रणाली को स्वीकार भी कर चुके हैं। कुछ सरपंच हैं जो कहते हैं कि खुली छूट दे दी जाए, लेकिन खुली छूट तो नहीं दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र का विकास ये कैसे हो, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। जहां एक तरफ कृषि विभाग का हम बजट बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, चाहे पंचायती राज है, चाहे ग्रामीण विकास का हमारा मंत्रालय है, इसको भी खूब पैसा दे रहे हैं। आज गांव में बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं, पैसा तो आपने दिया, खर्च करने के लिए जगह ही नहीं है, कहां खर्च करें। कुछ लोग कहते हैं आप इतना पैसा दे रहे हो, आता कहां से बताओ तो सही। हम एकमात्र विषय बताते हैं कि जो पैसा कांग्रेस के सरकार के टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था उस समय कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचता है। अब 15 पैसे पहुंचता, काम तो 15 ही पैसे होता होगा, क्यों 85 तो पता नहीं कहां गए। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि अगर हम 1 रुपया भेजें तो नीचे तक पूरा 1 रुपया जाके लगे, अपने आप 7 गुना काम हो जाता है, अपने आप 7 गुना हो जाता है। अभी हमारे लिए एक संकट पिछले दिनों में खड़ा हुआ, वो आपको पता है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कामों के बारे में थोड़ी पारदर्शिता बरतने के लिए बात कही और हमने कहा कि पैसा जितना मर्जी ले लो, लेकिन पता होना चाहिए कि इस काम में कितना पैसा लगेगा, कौन काम को करेगा, गलत करेगा तो पकड़ लो, लेकिन टेक्निकल तरीकों के बिना यह संभव नहीं है। आदमी और भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा करने के बाद पता नहीं लगता सामने वाला उस भरोसे लायक था कि नहीं था। शिकायतें बहुत आई हैं और उन शिकायतों में फिर थोड़ा सा जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के फिर हमारे मंत्रियों के पास, हमारे विधायकों के पास, हमारे पार्षदों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे खिलाफ एक्शन हो गया जी, छुड़वा दो। फोन बजने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं मजबूरीवश हमको भी कहना पड़ता, भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो। लेकिन क्या इन गलतियों को मूल रूप से खत्म कर दें ताकि शिकायत का मौका ही ना आए, ठीक है कि नहीं है? हमने इसके लिए पंचायतों को कहा पैसा लो खूब, लेकिन ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। ई टेंडरिंग मतलब ये काम है, आपका काम 50 लाख का है, 25 लाख का है, इसको पब्लिक को कह दो, ठेकेदार आ जाए जो कम से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी से करेगा, उसको काम दे दो। वो कहते हैं हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं अपने लोगों को ठेकेदार की जगह उनका रजिस्टर करा लो। हमें तो सस्ता काम, बढ़िया काम चाहिए, जो कर दे उससे करा लेंगे। ये काम ठीक है या पैसा सीधा किसी के हवाले कर दो, भी जो लगाना लगा, नहीं लगाना मत लगा, जेब में डाल। बोलो ये ठीक है कि ई टेंडरिंग ठीक है? बोलो क्या ठीक है? अगर ई टेंडरिंग ठीक है तो हम अपने अपने गांव में, कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ज्यादा अड़े हुए हैं, 6200 में से अब सिर्फ 1300 सरपंच ऐसे हैं जो कहते ना जी खुली छूट दे दो। भाई खुली छूट ये सरकार नहीं दे सकती। दी होगी कभी किसी ने? दी होगी किसी ने? ये सरकार खुली छूट नहीं देगी, नहीं देगी। तो आप अपने अपने गांव में इन चीजों को संभालो। भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस। फिर चाहे अगर कोई मनोहर लाल का भाई भी फंस गया ना तो जेल के पीछे होगा।
भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल, मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज समय की जरूरत है कि हम सब एक नई कृषि क्रांति की शुरुआत करें। इस कार्य में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय व शोध संस्थाओं के वैज्ञानिक मिलकर शोध कार्यों के लिए सहयोग करें और नई विधाओं को आगे लेकर आएं। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे खेती में ज्यादा कृषि लागत कम होगी, वहीं अच्छी उपज होने के साथ साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।